ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, थैंक यू, trial balance can be prepared under balance method only when all the entries are made in journal, all the subsidiary books are maintained, all the ledger accounts have been balanced, all the balance has been transferred to final account. जल्दी से इस बार इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर भी कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं. सो ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जा रहा है अंडर बैलेंस मेथड, राइट, ट्रायल बैलेंस जो प्रिपेयर किया जा रहा है अंडर बैलेंस मेथड, यहां पे ये तभी प्रिपेयर किया जाएगा जब एंट्रीज आर मेड इन जर्नल, या सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन, या फिर लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस, या फिर बैलेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द फाइनल अकाउंट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रायल बैलेंस अंडर बैलेंस मेथड, ये कहां पे काम आता है? जहां पर आपने अपने ट्रायल बैलेंस में नेट बैलेंस मेथड अप्रोच फॉलो किया होता है, यानी जहां पे आपने लेजर में बैलेंसिंग की होती है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द ऑल लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड. करेक्ट. नेक्स्ट वन. If the trial balance agrees, it implies that there is no error in books. There may be two-sided error in the book. There may be one-sided error in the book. There may be two-sided and one-sided error in the book. अगर ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? क्या एरर हो सकता है, क्या एरर नहीं हो सकता? वन साइडेड एरर हो सकता है, टू साइडेड एरर हो सकता है, या दोनों तरीके का एरर हो सकता है. नाउ अगर ट्रायल बैलेंस अग्री कर रहा है, इसका मतलब क्या है? देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक. अग्री तो कर रहा है, करेक्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है? टू साइडेड एरर है, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल तो है, लेकिन यहां पे एरर्स पॉसिबल है. आई होप यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट वन. Which of the following is not an advantage of trial balance? इनमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस का एक एडवांटेज नहीं है? Summaries business information, indicates complete recording of transaction, not a conclusive proof of arithmetical accuracy, aid location of error. कौन सा एडवांटेज नहीं है? राइट. नाउ समरी करता है, एडवांटेज है. कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इंडिकेट करता है. नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. राइट. पॉजिटिव क्वेश्चन. ओ, आपका जो है विच इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. यहां पे क्या पूछा है? जो एडवांटेज नहीं है ट्रायल बैलेंस का, ये तो फीचर है. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. Next one. Rent paid rupees 2000 was wrongly shown as payment to landlord in the cash book. The rectified entry will be. रेंट पेड रुपीज 2000 was wrongly shown as payment to landlord. आपको रेक्टिफाइड एंट्री बतानी है. What will be the rectified entry? रेंट पेड एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. एंट्री कर क्या दी है?
नाउ आपने गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट करा है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और रेंट को डेबिट। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू, दिस विल बी योर रेक्टिफाइड एंट्री, दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जो गलत डेबिट था आपने उसे क्रेडिट कर दिया, राइट, और जो डेबिट नहीं था उसे डेबिट कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी। आपकी सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट है बाय ₹1000, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। ना ओवरकास्ट यानी बैलेंस ज्यादा है, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट का नेचर होता है, करेक्ट। सेल्स रिटर्न इज डेबिट इन नेचर। अब अगर हम बोल रहे हैं कि सेल्स रिटर्न का बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब कम करने के लिए हमें अपोजिट करना होगा, दैट इज क्रेडिट, और यहां पे वन साइडेड है तो क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹600, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी। हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करें इसका नेचर क्या है। अगर डेबिट नेचर है, राइट, और अगर बैलेंस डेबिट का नेचर है, अगर बैलेंस कम दिया हुआ है, अंडरकास्ट है, तो बैलेंस इक्वलाइज करने के लिए आपको बढ़ाओगे कैसे, आप डेबिट करोगे। अगर बैलेंस ज्यादा दिया हुआ है तो इसे कम करने के लिए आपको अपोजिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि कम है तो हमें बैलेंस बढ़ाने के लिए परचेज बुक को डेबिट करना पड़ेगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और बैलेंस कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू राम ₹1000 were recorded through sales book, the rectified entry will be। Goods returned to Ram ₹1000 were recorded through sales book। अब गुड्स रिटर्न करे हैं, करेक्ट, आपने गुड्स रिटर्न करे हैं, क्या एंट्री होगी, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। आपने क्या कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये होनी चाहिए थी, राइट। आपने एंट्री ये कर दी। अब हमें डेबिट क्या करना था, डेबिट क्या करना होगा, और राम कैंसिल हो गया है,
राइट, बिकॉज आपने राम को यहां पे क्या कर दिया, डेबिट होना चाहिए था क्या, क्रेडिट। तो इसको सही कर लेते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। यहां पे राम के अकाउंट में डबल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 2000। इज इट क्लियर? ओके, एक सेकेंड, दिस इज वेट, दिस इज परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू राम। हमने गुड्स रिटर्न करे हैं राम को, जस्ट 1 मिनट। दिस इज परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू राम। तो दिस वुड हैव बीन राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। राइट एंट्री, ठीक है। और हमने क्या कर दी है, राम अकाउंट डेबिट टू, नहीं ये परचेज रिटर्न है, सेल्स अकाउंट। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। गुड्स हमने रिटर्न करे हैं राम को, गुड्स रिटर्न बाय राम नहीं है, गुड्स रिटर्न टू राम है। तो राइट एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम M&N company rupees 8,000 were recorded through sales book. The rectified entry will be, परचेज करा है आपने तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू M&N कंपनी, क्योंकि क्रेडिट परचेज है। आपने इसे पास किसके थ्रू कर दिया, सेल्स बुक के, आपने कर दिया M&N कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करेक्ट, रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने परचेज को डेबिट करना है तो आप परचेज को डेबिट करोगे, ठीक है। सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया है, इसको नलिफाई करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और M&N कंपनी को 2 बार डेबिट करना और 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा टू गेट दी करेक्ट बैलेंस। दैट इज, यहां आ जाएगा 16,000, यहां आ जाएगा 8,000, यहां आ जाएगा 8,000। नेक्स्ट वन, salary paid rupees 2,000 was debited to employees personal account. The rectified entry will be, आपने जो सैलरी पे करी है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट के थ्रू पास हो गई है, यानी कि एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और आपने पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो बस सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। जो आपने डेबिट नहीं करा वो हम डेबिट कर देंगे, जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया उसे मैच, मतलब डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज फ्रॉम SN कंपनी rupees 5,000 were recorded through sales book. However, SN company were correctly credited. The rectified entry will be, now आपने क्रेडिट परचेज किया है किससे, SN कंपनी से, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू SN कंपनी। करेक्ट, ये बोल रहे हैं वो रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, हाउएवर SN वर करेक्टली क्रेडिटेड, यानी आपने यहां पे क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया टू SN कंपनी, क्योंकि ये तो क्रेडिट ही हुए हैं। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपने परचेज डेबिट नहीं करा तो आप परचेज को डेबिट करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आपने परचेज को डेबिट नहीं करा। करेक्ट,
ठीक है। नाउ सेल्स को आपने यहां पे डेबिट कर दिया है तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, यहां तक क्लियर है। सब सेशन में बात करने वाले हैं कुछ काफी फेमस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, जिसमें यहां तो मैंने 5 ही लिखी है लेकिन ज्यादा होती है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ज्यादा है, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आपको अगर याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का। और ये जो अकाउंटिंग है इसका जो स्कोप है ना वो लिमिटेड नहीं है, काफी ज्यादा कवरेज है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एरियाज एंड एस्पेक्ट्स जो आज हम कवर करने वाले हैं। ये जो अलग अलग कवरेज हमारी अकाउंटिंग करती है, तो जहां पर भी अकाउंटिंग का वर्ड आ गया यानी रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रहा है, रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली चीजों को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं एंड विद सम ऑब्जेक्टिव। ये अलग अलग रोल्स हैं हमारी अकाउंटिंग के, राइट। तो अगर आप इन अकाउंटिंग के रोल्स को देखें तो आपको दिखेगा यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, सोशल अकाउंटिंग है, काफी सारी अकाउंटिंग्स अवेलेबल हैं। बट हाँ, हम वही पढ़ने वाले हैं जो हमारे मॉड्यूल में दी गई हैं। सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? बट डू रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप्स दैट यू आर कनेक्टेड इन, उन सब में जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है किस चीज से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, अब यहां पे एक वर्ड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बोला है, दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि लास्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रही थी, आपने फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखी हो तो ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेसिकली द कंपाइलेशन ऑफ 4 थिंग्स, ब्रॉडली 4 to 5 थिंग्स। नंबर 1 योर ट्रेडिंग इन P&L, number 2 your balance sheet, number 3 your cash flow statement, number 4 statement of changes in equity and number 5 explanatory notes। ये 5 चीजों के कॉम्बिनेशन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये पांचों चीजों का प्रिपरेशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन क्या होगा, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है। तो ये हमें असिस्ट करती है कि किस तरीके से हम हमारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे हमारा मैनेजमेंट उनको देख के डिसीजन मेकिंग कर पाए। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, इसके थ्रू हमारे मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, पॉलिसीज बनाने में काफी आसानी होती है। तो हम अगर बात कर रहे हैं about financial accounting deals with it assists keeping a systematic record of financial transaction, the preparation and presentation of financial reports to arrive at a measure of organizational success and financial soundness। अब क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हो और परफॉर्मेंस के साथ साथ यू कैन ऑल्सो मेजर योर फाइनेंशियल पोजिशन, यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं एक बार रिपीट कर देती हूं इसके अंदर क्या क्या आएगा। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं या पेज लेके बैठे हैं, एक बार जरूर लिख लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है एंड क्या सीक्वेंस होती है। तो इट इज ट्रेडिंग इन P&L, देन योर ट्रेडिंग इन P&L, then your balance sheet, then your cash flow statement, then your statement of changes in equity and the last explanatory notes or notes to account। ठीक है, ये 5 चीजें आती हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट को अकाउंट करना, कॉस्ट को हिंदी में हम बोलते हैं लागत, जो आप बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर, तो कॉस्ट इज लागत जिस प्राइस पे ये बना है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं और ये इवॉल्व कब हुई थी?
कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इवोल्यूशन है वो आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, राइट। सो इवोल्यूशन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इसका इवॉल्वमेंट कब होता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड में होता है, जहां पर हमने ये देखा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज नॉट सफिशिएंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस था ना वो 100% अचीव नहीं हो पा रहा था, एक गैप महसूस हो रहा था, और उसी गैप को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग को इवॉल्व करना पड़ा या उसको लाया गया, जिससे जो गैप्स आ रहे हैं वो फुलफिल हो पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? ये कॉस्ट से रिलेटेड है, राइट। ये बताती है हमें रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, जिसके थ्रू हम हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे रॉ मटेरियल कितना आया, लेबर को कितने पैसे दिए, कितना मटेरियल बच गया है, आगे यूज होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना, एंड सो ऑन। यानी हमारे सारे कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे या इस कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। और हमारे जो भी कॉस्ट के स्टेटमेंट्स हैं, राइट, कॉस्टिंग से रिलेटेड जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको भी हम प्रिपेयर करते हैं एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें काफी सारी चीजें बता रहा है। रादर अगर हम देखें तो ये हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, राइट, क्या खर्चा किया गया है, कैसे उसे अकाउंट करना है, प्रिपेयर कैसे करने हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रेजेंट कैसे करने हैं। साथ ही में ये हमें ये भी चीज बताता है कि कैसे हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इवोल्यूशन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज नॉट सफिशिएंट। सेकेंड, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू हम हमारे प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है उसे निकालते हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कॉस्ट क्या होगी। ये हमें बताता है रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, एंड इट विल आल्सो टेल अस हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट असर्टेन करने में भी मदद करता है, प्राइस को कम करने में भी हमें असिस्ट करता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग जो आती है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड आइडियली सीक्वेंस भी यही होता है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू हमने काफी डेटा कलेक्ट करा होता है, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करे होते हैं जिनको हम रिपोर्ट्स के फॉर्म में भी बना लेते हैं। और ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं जिससे जो हमारे मैनेजमेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी टीम को लीड कर रहे हैं, हमारी कंपनी को लीड कर रहे हैं, उनको किसी भी पॉलिसी या फिर कोई पॉलिसी बनाने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए बैकअप चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ डेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट अगर डिसकंटिन्यू करना है, कोई सेगमेंट डिसकंटिन्यू करना है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया को डिसकंटिन्यू करना है, तो मैनेजमेंट ऐसे हवा में थोड़ी डिसीजन लेगा कि मैंने जाके मैनेजमेंट को बोला कि मुझे लगता है कि ये सेगमेंट जो है ये अच्छा नहीं चल रहा या ये एरिया हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है मैम आप बोल रही हैं, तुरंत कर देते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उनको क्या चाहिए? दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड शुड बी सपोर्टेड बाय some records, some proofs, some analysis, some reports, और उसको फिर वो स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर वो डिस्कस करके इसका ओपिनियन बनाएंगे और फिर बता देंगे कि भाई करना है या नहीं करना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली डील्स विद डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सारी चीजों से कंट्रोलिंग, बट फॉर दैट दे नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा बैकअप, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग रिपोर्ट्स, जो कि उन्हें मिलती है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से। तो फाइनेंशियल एंड कॉस्ट के बाद आता है मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पे हमारे 3 पार्ट तो हो गए। चलिए चौथे पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का जो रोल है ना, वो कहां से आता है? ये जो वर्ड है स्टीवर्ड, ये कहां से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? स्टीवर्ड्स आर बेसिकली योर स्टीवर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टीवर्ड कौन होता है? वो जो कि हमारे बिहाफ पे हमारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, हमारे असेट्स को मैनेज करता है, लाइबिलिटी को मैनेज करता है, डेट्स को मैनेज करता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? स्टीवर्ड करता है। सो इट इज एसोसिएटेड विद द नीड ऑफ बिजनेस ओनर टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ट्रांजैक्शन, द प्रॉपर्टी एंड द टूल्स दे ओन, डेट्स दे ओ एंड द डेट्स अदर ओ देम।
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देती हूँ। आपने देखा होगा आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट्स होते हैं। इन्हीं अकाउंटेंट्स को बहुत फैंसी भाषा में, या फिर यूके का ये वर्ड है स्टीवर्ड कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारे बही खातों को मैनेज करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। हमारे इंडिया में अगर आप इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में अगर आपने सुना होगा, मुंशी जी जो बोले जाते थे पहले के जमाने में, दे आर बेसिकली स्टीवर्ड, और अभी इनको हम बोलते हैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट्स। ये क्या करते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन की सारे डेटा को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको अपलोड करते हैं सिस्टम्स वगैरह में। अगर आज हम मॉडर्न एरा में देखें, सिस्टम्स वगैरह में अपलोड करते हैं, सो दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैन बी ड्रॉन, द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल अवेयर ऑफ द एसेट दे ओन, द लायबिलिटीज दैट दे हैव टू पे। इसके बारे में पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो ये लोग करते हैं। तो स्टीवर्ड्स आर बेसिकली द अकाउंटेंट्स इन इंडिया। बस फैंसी लैंग्वेज में यहां पर इनको स्टीवर्डशिप बोलते हैं। अगर आप हिंदी में और पुराने टाइम पे चले जाएं तो इनको मुंशी जी बोला जाता था। काफी फेमस होते थे, काफी हिंदी फिल्मों में भी मुंशी जी का रोल रहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये तो हम लोगों से ही रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? ये वो अकाउंटिंग है जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है वो खर्चा, या फिर रिपोर्ट किया जाता है वो खर्चा तो नहीं बोलूंगी, हमारे ऊपर हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो ये वो बेसिकली वो एक्सपेंस को आइडेंटिफाई, वो इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है, जो कि किया जाता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन करती है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के अपस्किलिंग में, नॉलेज में, राइट, ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उसको अकाउंट किया जाता है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज बेसिकली दैट डील्स विद reporting, recording all the investment that are made on your human resources। ध्यान रखिएगा, सैलरी नहीं, सैलरी तो बेसिक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर आपने स्किलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, है ना, कुछ अपग्रेड करवाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए कोई अगर इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फिर से ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड करता है उन सभी अमाउंट, रिकॉर्ड करता है या रिपोर्ट करता है उन सारे अमाउंट को जो कि आप इन्वेस्ट करते हो अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे। यानी कि अगर बैंक, आपका जो बैंक है, वो जो भी ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस, जो भी ट्रेनिंग में आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, है ना, दैट इज रिकॉर्डेड and reported under human resource accounting. So it is related with your human resource, right? तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये कीवर्ड ढूंढो आप, so that you can relate। जैसे अगर आपको ट्रेडिंग, बैलेंस शीट वगैरह बोल रहे हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगर कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट आ रहा है कहीं पे भी, तो वो आपकी कॉस्टिंग है। मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग दोनों वर्ड आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग भी ढूंढना होगा, प्लानिंग, कंट्रोलिंग हो सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के वर्ड भी यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं को तो एनालाइज कर रहे हो और उन्हीं की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। नाउ स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग रिलेटेड थी उस पर्सन से जो कि हमारे बिहाफ पे हमारे असेट्स, लाइबिलिटीज को मैनेज और मेंटेन करता है। देन हम लोग आए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे, विच इज रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर with respect to your human resources, right? Now inflation accounting, inflation accounting की अगर मैं बात करूं तो ये inflation accounting किससे related है? inflation accounting is related with rise in price, right? तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है, असेट है, प्रॉफिट है, राइट, ये सब क्या है? इन्फ्लेटेड होते हैं। और अक्सर ये इन्फ्लेशन ना, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ज्यादातर अकाउंट नहीं हो पाती, बिकॉज रियल टाइम बेसिस पे आप इतने इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हो, राइट। सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑल द चेंजेस ऑफ प्राइसेस,
राइट जो भी प्राइस में चेंज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जाती है. सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड ऑफ प्रॉफिट्स द लाइट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल. तो प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट आर अकाउंटेड थ्रू इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. आई होप यहां तक क्लियर है. कोई भी डाउट है तो बताते जाइए चैट में. जल्दी से बताते जाइए. नेक्स्ट वन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरीली राइट अगर आप खुद से चैरिटी नहीं करना चाहते हैं तो आपको बाय लॉ भी चैरिटी करना पड़ता है बिकॉज CSR की कंप्लाइंस रहती है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ही पार्ट है. तो ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या फिर अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ नोबल कार्य अगर कर रही हैं, समाज के बेहतर के लिए कुछ ना कुछ अगर कर रही हैं, मे बी इट कुड बी एनवायरमेंट, इट कुड बी एजुकेशन, इट कुड बी एथिक्स, इट कुड बी any charity, anything that they are doing which will result in the betterment of our society. अगर वो हमारे समाज के कल्याण के लिए, उनके बेहतर उसके लिए है, तो ऐसे जो भी खर्चा किया गया है वो अकाउंट किया जाएगा अंडर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है फॉर एनी सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल और एनी काइंड ऑफ सोसाइटी बेस्ड बेनिफिट है ना, वेलबींग के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपका ये खर्चा रिकॉर्ड किया जाता है अंडर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो मैंने आपको क्या बोला, हमें ना कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और ये कीवर्ड्स हमें जैसे ही आइडेंटिफाई करें इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड इट. राइट, क्वेश्चंस का हम इजीली आंसर कर पाएंगे अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पाते हैं कीवर्ड से. नाउ लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो ये आंसर आपके लिए आसान भी हो सकता है. तो सोल्यूशन क्या है, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो जल्दी से जाके लास्ट क्लास को देख लीजिए. राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्पीड से बढ़ता जा रहा है, ये मुझे नहीं पता था कि इसमें एनिमेशन लगा हुआ है. चलिए, सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश classifying and dash economic information to permit informed judgment. आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. जो भी इसका राइट आंसर देंगे कल मैं उनके बारे में इस सेशन में डिस्कस करूंगी 6:30 बजे. राइट, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में. अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार जल्दी से फर्स्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा. प्लेलिस्ट अटैच्ड है प्लस लिंक भी अटैच हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिंक अटैच आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास देख सकते हैं. प्लस इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है सो दैट आई विल, तो मैं क्या करूंगी, जो भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं आई विल इंक्लूड देयर नेम इन माय सेशन टुमारो एट 6:30 PM. मैं पढ़ाने वाली हूं मैं आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन. करेक्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग. क्या है अकाउंटिंग, किस चीज से रिलेटेड है, राइट, क्या हम इसके अंदर कवर करते हैं, क्या अकाउंटिंग होती है, ये पूरी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है. अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग रिवॉल्व करता है अराउंड मनी. अकाउंटिंग किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, पैसे के अराउंड रिवॉल्व करता है, पैसे से रिलेटेड चीजों के आमने सामने घूमता है. और जहां पर पैसा होगा, जहां पर बिजनेस होगा, जहां पर पैसा होगा वहां पर आपकी अकाउंटिंग होगी. जहां पे बिजनेस होगा, जहां पे पैसा होगा वहीं पर आपकी अकाउंटिंग होगी. मैंने आपको बताया अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग पैसे के अराउंड रिवॉल्व करता है, जहां पे बिजनेस, जहां पे पैसा, वहां पे आपकी अकाउंटिंग. और क्यों की जाती है, बिकॉज हर एक बिजनेस एक उद्देश्य से किया जाता है और ज्यादातर उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ.
आप जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं या सोचते हैं, आप क्यों करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जाके चेक करते हैं ना हर दिन, क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं, वो आप ढूंढना चाहते हैं, राइट। सिमिलरली जब कोई पर्सन बिजनेस स्टैब्लिश करता है तो वो ये जानना चाहता है कि उसे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, जिससे वो उसे एनालाइज करके आगे बढ़ पाए। आप भी सेम करते हैं, आप देखते हैं फायदा हुआ या नहीं हुआ, राइट, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग सिर्फ 3 चीजों से रिलेटेड है। अकाउंटिंग कहां पे दिखेगी आपको? जहां पे बिजनेस होगा, पैसा होगा, वहां पे आपको अकाउंटिंग मिलेगी। और हम ऐसा क्यों करते हैं? जिससे हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस समझ पाए कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं या नहीं। नाउ व्हाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? अनडाउटेडली अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, करेक्ट। हर एक अगर आप ग्रामर की बात करें, ग्रामर क्या है? इंग्लिश के सपोर्टिव रूल्स हैं। सिमिलरली बिजनेस में अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा है। अब जैसे आप और मैं बिजनेस में अगर हम नॉर्मली बात करें, हम अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि यार कितना मुनाफा हो जाता है तुम्हें, है ना। किसी आपका कोई फ्रेंड है जो कि बिजनेस कर रहा है, आप उससे मुनाफा पूछेंगे, बोलेंगे तेरे को प्रॉफिट होता है, कुछ कमा वमा लेते हो, बचा वगैरह लेते हो। लेकिन वहीं पे जब 2 बिजनेसमैन बात कर रहे होंगे, वो अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। वो बोलेंगे तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना है, तुम्हारा एबिटा कितना है, तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, क्योंकि बिजनेस की अपनी भाषा है, राइट। वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं, वो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज में बात करते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा टर्नओवर क्या चल रहा है। हम और आप जो लोग बिजनेस नहीं करते, वहां पे हम कॉमन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग अपने आप में एक भाषा है जिसके खुद के शब्द हैं, उनका खुद का मीनिंग है, राइट। और उसी लैंग्वेज को जो हम बोलते हैं ना कि पूरे बिजनेस की लैंग्वेज है, वो इसीलिए भी है क्योंकि हमने इस लैंग्वेज को ग्लोबलाइज किया हुआ है। टर्नओवर का मतलब इंडिया में ही सेल्स नहीं है, टर्नओवर का मतलब पूरे विश्व में सेल्स ही है, राइट। सो अकाउंटिंग को क्यों हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं? क्योंकि यहां पर अकाउंटिंग को हमने ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया है बाय ब्रिंगिंग अप द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमने IFRS ले आए, हम रूल्स लेकर आ गए, वो रूल्स इंडिया में भी एप्लीकेबल है, इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल है। इसीलिए अब वो लैंग्वेज बन चुकी है, ग्लोबली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज बन चुकी है, जो कि आपस में बिजनेस वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज भी बोलते हैं बिजनेस की, ये बिजनेस की भाषा है। नाउ सबसे पहले जितने भी मेरे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बैंकर्स हैं, जो कि अकाउंटिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, पहले मैं उनको बता देती हूं एक बार अकाउंटिंग क्या है, फिर उसके बाद हम चलेंगे इसकी हायर डेफिनेशन पे। आज आप और मैं जब बिजनेस कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि भाई बिजनेस में जहां पर भी बिजनेस होगा, जहां पर भी बिजनेस में पैसा होगा, वहां पे अकाउंटिंग आपको दिख जाएगी, राइट। यानी अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक बार की चीज नहीं है। क्या बिजनेस में पैसा सिर्फ एक ही बार दिखेगा, या दिन में एक बार दिखता है, या महीने में एक बार दिखता है? नहीं, ये तो कांस्टेंट चीजें। आप बैंक में देखो कितने ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है। अकाउंटिंग हमारा पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आपको हर चीज सिस्टमैटिकली करनी होती है। आप देखो ना, आप अपने बैंक के एक्टिविटी से रिलेट करो। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसे 10 दिन बाद रिकॉर्ड कर दें? नहीं ना। तो आप क्या करते हो? आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करते हो? सिस्टमैटिकली हर दिन हो रहे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। सेम वैसे ही आप भी उसी बिजनेस का पार्ट हो, राइट। सिमिलरली अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है जहां पे हम सिस्टमैटिकली हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट ये जो ट्रांजैक्शन है, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्या ये कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है? लेट्स से जो हमारे बिजनेस ओनर है ना, उन्होंने अपने पर्सनल लेजर के लिए एक ट्रिप ली, राइट। वो ट्रिप पे जाते हैं, क्या वो ट्रिप का खर्चा बिजनेस में डालेंगे? क्या वो खर्चा हम भरेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने कॉस्ट दिखा दी तो कस्टमर भरेगा। क्या हमने उनको बोला था कि भाई आपने बहुत मेहनत कर ली है, जाओ आप एक ट्रिप ले लो?
नहीं, नॉट एट ऑल। तो आप यहां पे अपने बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, पर्सनल ट्रांजैक्शंस को यहां पर रिकॉर्ड करने का कोई भी स्कोप नहीं है। तो अकाउंटिंग एक एक्टिविटी नहीं है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं, एक पूरा प्रोसेस है जहां पर आप सिस्टमैटिकली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनका नेचर क्या है, दे आर मॉनेटरी इन नेचर। मॉनेटरी का मतलब क्या हुआ, जो कि पैसे से जुड़े हुए हैं, जिनका पैसे से लेन देन है, करेक्ट। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, ये ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पैसे से जुड़े हैं। अब जैसे मैं आपको बोलती हूं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर है ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं, जो कि काफी एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, हम उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी है, उनका जो डेडिकेशन है वो बहुत अच्छा है, उससे कंपनी को काफी प्रॉफिट हुआ। ये बिजनेस से तो जुड़ा हुआ है लेकिन हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। तो बिजनेस में आप उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर पाते हो जिनको आप मेजर कर पाते हो। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप सिस्टमैटिकली बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, यानी विच आर मॉनेटरी इन नेचर, जो कि पैसे से रिलेटेड हैं। अगर पैसे से रिलेटेड नहीं है तो हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते, यानी क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिनका नेचर पैसे से मेजर किया जा सकता है, जिनको हम एक शब्द में बोलते हैं क्वांटिटेटिव, राइट। नाउ अब ये जो इवेंट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, क्या हम इसे किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। जब आप बोल रहे हो कि ये भाई हर जगह के बिजनेस की लैंग्वेज बन गई है ना, हर तरीके का जो बिजनेस हो रहा है वहां पे ये लैंग्वेज फॉलो की जा रही है, इन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या फिर इसी को फॉलो किया जा रहा है, तो इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन रूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर जैसे कि ब्रांच में एक जना कभी आ रहा है अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आप बोलते हो चलो ठीक है, जैसे तुम्हें करना है वैसे कर दो। लेकिन अगर 50 लोग रोज आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू कर दोगे। सेम अकाउंटिंग में किया गया है। अकाउंटिंग को क्योंकि लैंग्वेज डिक्लेयर करा गया है बिजनेस की, तो इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए हमने कुछ नियम कानून बना दिए, और इन्हीं नियम कानून को हमने क्या नाम दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये रूल्स उसी तरह से हैं जैसे इंग्लिश में ग्रामर है, राइट, जैसे इंग्लिश में ग्रामर है वैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें बताते हैं किस तरीके की रिकॉर्डिंग करनी है, किस तरीके से बिजनेस की चीजों को दिखाना है, प्रेजेंट कैसे करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो दिए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। इस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिन्हें शॉर्ट में हम बोलते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है। कैसे बनाती होगी? रूल्स बनाती है। रूल्स क्यों बनाए जा रहे हैं कि अगर कहीं पर अकाउंटिंग करते वक्त हमें लगता है कि कोई कॉमन प्रिंसिपल नहीं है, कॉमन रूल नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर कॉमन रूल नहीं होगा तो एक समस्या ये होगी कि आपकी और मेरी इंफॉर्मेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो कंपैरिजन लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। और ये जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये कैसे बनेंगे? पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे अलग तरीके की प्रैक्टिस चल रही है, डाइवर्स प्रैक्टिस चल रही है। वंस हमने आइडेंटिफाई करा कि कौन सी डाइवर्स प्रैक्टिसेस हैं, उन डाइवर्स प्रैक्टिसेस के लिए ICAI कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देगा, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और शॉर्ट में हम इन्हें बोलते हैं AS। अब ये रूल्स है ना, अब ये रूल्स है,
राइट तो अगर ये रूल्स हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इनका एक नंबर होगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। राइट तो यहां पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो हमने नंबर दिए हैं वो ऐसे नंबर्स हैं, राइट और ये नंबर्स आपको 29 तक देखने को मिल जाते हैं, यानी 29 रूल्स है, कुछ हट भी गए हैं, बट हाँ ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स के कर्ता धर्ता हैं वो कौन है, ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ICAI ने ये पार्ट किसको दिया हुआ है, कौन एग्जैक्टली है जो ICAI पूरा थोड़ी यही रूल्स बनाता रहता है, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो ये काम करते हैं, करेक्ट। अब आते हैं, जब मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए तो मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंटिंग क्या है, एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। उस सिस्टमैटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन, कौन से बिजनेस के ट्रांजैक्शन, पर्सनल या फिर मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो कि मॉनेटरी नेचर है, जो कि पैसे से रिलेटेड है। इसी के लिए जो डेफिनेशन दी गई है वो AICPA के द्वारा दी गई है। AICPA की जो द्वारा दी गई डेफिनेशन है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, राइट सबसे ज्यादा यही डेफिनेशन एक्सेप्टेड है। वो जो बोलती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। घबराइएगा नहीं, अभी ये डेफिनेशन को समझना नहीं है, बस आपको बताने के लिए मैंने इसको इंक्लूड करा हुआ है कि जो सबसे एप्ट और एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की वो AICPA के द्वारा दी गई है। बट हाँ यहां पे एक चीज जो हमें जरूर ध्यान रखनी है वो है ये सीक्वेंस। जल्दी से बताइए इस सीक्वेंस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताते जाइए, इस सीक्वेंस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं। इस सीक्वेंस को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज RCS, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, RCS, दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ट्रांजैक्शन को हम इसी सीक्वेंस में, वेरी गुड किशन सिंह सर, इसी सीक्वेंस में हमें ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस पूछी भी जा सकती है, RCS दैट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है। देन एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, राइट इस डिफरेंस पे आते हैं, बट उससे पहले एक बार यहां चलते हैं। बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है, और रिकॉर्डिंग का मतलब यहां पे क्या हुआ, आपका जर्नल आ जाता है, आपका लेजर आ जाता है, सिर्फ इन 2 स्टेप से रिलेटेड है। जर्नल क्या है, लेजर क्या है। जर्नल एक बुक है जहां पे आप ट्रांजैक्शन को लिखते हो, भाई आप इतने पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपको इन्हें कहीं ना कहीं लिखना होगा, तो उस लिखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं, जिस किताब में आप इसे लिखते हो उसे हम बोलते हैं जर्नल, और जो आप उसका खाता बना देते हो तो उसे हम बोलते हैं लेजर। नाउ ये जो ओरिजिन है हमारी बुक कीपिंग का, राइट वो आता है एक किताब से जिसका नाम है सुमा, राइट ये एक किताब थी जहां पे सबसे पहली बार, है ना, अगर आप बुक कीपिंग की बात करें, इसका ओरिजिनेशन जो होता है वो इटली से होता है, राइट इटली से ओरिजिन होता है इसका, और इसके बारे में जो मेंशन किया गया था वो पहली बार सुमा, बुक का नाम था सुमा, उसमें मेंशन किया गया था। एंड ये जो बुक है लिखी गई थी ल्यूसा के द्वारा, ठीक है। ये नाम आपके मॉड्यूल में भी दिया है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में दिया है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेक्ट। ये कहां पे है, बुक कीपिंग का जो ओरिजिनेशन हुआ था,
है ना, ओरिजिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, ये सूमा की बुक में, सूमा नाम की बुक में हुआ था और ये बुक को लिखा था ल्यूसा ने। ठीक है, अब इंडिया में भी क्या कोई रिलेशन था? बिल्कुल, इंडिया में जो रिलेशन है ओरिजिन का वो आता है कौटिल्य के द्वारा, राइट। और इसका नाम क्या है? कौटिल्याज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी मेंशन किया गया था अबाउट अकाउंटेंसी, अबाउट इकोनॉमिक्स, अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब आते हैं यहां पे और समझते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना, एक किताब में जाके लिख देना। अगर किताब में आप सिर्फ चीजें लिख दो और रिवाइज ना करो तो क्या कोई फायदा होगा? आप तैयारी कर रहे हो जेआईबी की और आप सिर्फ लेट्स से क्लास अटेंड करो बट उसे रिवाइज ना करो, या फिर उसको उसके बाद फिर कभी देखो ही ना, क्या कोई फायदा होगा? नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। सिमिलरली बुक कीपिंग में आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। यानी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, स्ट्रांग है, किसी का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा फायदा कहां पर आता है? अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और बुक कीपिंग उसी कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग भी होगी, इंटरप्रिटेशन भी होगा, समराइजेशन भी होगा, एनालिसिस भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। यानी अगर मुझे अपने बिजनेस का एंड टू एंड पूरा बिजनेस समझना है, पूरे बिजनेस की नॉलेज लेनी है कि भाई मैं प्रॉफिट में हूं, लॉस में हूं, तो मुझे बुक कीपिंग कुछ नहीं बताएगी। मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग से पता चलेगा। तो अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो हमें डिटेल एनालिसिस देती है हमारे बिजनेस के बारे में। और इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए यानी अकाउंटिंग के लिए आपको जरूरी होती है बुक कीपिंग, जो कि एलिमेंट्री लेवल पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, राइट। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में आई होप डिफरेंस सबको क्लियर है। सो बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग से। लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस का पूरा अफेयर समझना है, पूरा सिचुएशन समझना है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो आपको अकाउंटिंग की मदद चाहिए होगी। सिर्फ बुक कीपिंग से कुछ नहीं होगा। अकाउंटिंग में ही बुक कीपिंग इंक्लूसिव है, ठीक है। चलिए, ये भी हमने देखा इंडिया में जो अकाउंटेंसी का ओरिजिन है वो आता है अर्थशास्त्र किताब के द्वारा, वहां पर मेंशन किया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव? एक पर्पस तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स को असर्टेन करना चाहते हैं। रिजल्ट्स का मतलब क्या हो गया? रिजल्ट्स का मतलब हो गया कि हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में। ये अगर आप जानना चाहते हो कि आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेंसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस सही है या नहीं, उसके लिए आपको सिस्टमैटिक तरीके से अपने बही खातों को, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और उससे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या वीक, ये पोजीशन भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम इन सारी चीजों से क्या फायदा होगा? प्रॉफिट है, लॉस है, भाई डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? बिजनेस को आगे और कैसे बढ़ाओगे? उसके लिए तो आपको डेटा चाहिए ना। डिसीजन मेकिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डेटा चाहिए। आप बोलते हो मैम नहीं करना, ये भी नहीं करना, भाई मत करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो भाई कंपनीज एक्ट आ जाती है यहां पर। कंपनीज एक्ट कहती है आपका मन मर्जी मुताबिक नहीं चलेगा, आपको अपने बुक्स बनाने पड़ेंगे, कंपलसरी है बाय लॉ। तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले पर्पस क्या है? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट निकालना ना, रिजल्ट समझना। रिजल्ट के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे आप फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ पाएंगे और डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो ध्यान रखिएगा, आपकी मन मर्जी नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, आपको इसे पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां तक हमने एक ओवरव्यू लिया है, आज इंट्रोडक्शन है। सिर्फ और सिर्फ 1932 and Companies Act 2013, what is the maximum number of partners allowed in a partnership firm? As per Indian Partnership Act and Companies Act 2013,
What is the maximum number of partners allowed in a partnership firm? Now, पार्टनरशिप फर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसको जो एक्ट इससे रिलेटेड है दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जो इससे रिलेटेड है. नाउ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलती है कि भाई मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देयर इज नो लिमिट. बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देयर इज नो लिमिट, राइट, उसकी वजह से क्या हो गया, यहां पे कंपनीज एक्ट को आना पड़ा और एज पर कंपनीज एक्ट कितने मैक्सिमम पार्टनर्स है. ये ना ये चेंज हो सकता है क्या, ये नीचे वाला आ रहा है, साइड में आता है ना एक, वो नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, इसको यहां से कट करूंगा, इसको कट करूंगी तो क्या होगा, नहीं नहीं एक सेकंड, हाँ ये वाला, ये कहाँ पे आ रहा था, साइड में आ रहा है, नीचे में. बट आ कहाँ पे रहा था, अच्छा नीचे आ रहा है, ठीक है ठीक है, कोई नहीं, कूल, ये सही है, थैंक यू. तो क्या होगा राइट आंसर, ओ ग्रेट, तो वोट्स आने शुरू हो गए. आई थिंक दिस इज बेटर, वी कैन डू द वोट थिंग. नाउ मैक्सिमम पार्टनर्स आर 50, बट एज पर विच एक्ट, इट इज एज पर कंपनीज एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, what does the concept of opportunity cost in finance imply? Number 1, the cost of choosing one investment over another, the additional profit gained from the best alternative investment, the total amount invested in a project, the fixed cost associated with an investment. What do you think is the right answer? Opportunity cost का मतलब क्या होता है, it is basically अगर आप किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू पे सर्टेन कॉस्ट, राइट, इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, राइट. जो अभी ए अपॉर्चुनिटी बी अपॉर्चुनिटी आप जा रहे हो, उसके लिए जो आप ऑप्ट करना चाह रहे हो, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट, द कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर इट. सो इट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन इन्वेस्टमेंट ओवर अनदर. कितनी कॉस्ट आप पे कर रहे हो. अगर मैं किसी को आसान भाषा में समझाना चाहूं, किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो लेट्स से मैं जॉब करती हूं और जॉब में मुझे डेफिनेटली सैलरी मिलती होगी. ठीक है, मैं जॉब करती हूं, मुझे सैलरी मिलती है और मैं बिजनेस करना चाहती हूं. तो बिजनेस करने के लिए जो मेरी सैलरी है, लेट्स से अगर वो 10,000 रुपए है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है मेरी, 10,000 की. यानी अगर मैं बिजनेस करूंगी तो मुझे ये 10,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, फॉरगो करने पड़ेंगे, है ना, 10,000 रुपए मेरे को छोड़ने पड़ेंगे. सो दैट इज द कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन इन्वेस्टमेंट ओवर अनदर. अगर मैं जॉब की जगह अगर बिजनेस ऑप्ट करना चाह रही हूं, तो मैं कितनी कॉस्ट को मतलब कितनी मेरी कॉस्ट डूब रही है, दैट इज 10,000. ठीक है, नेक्स्ट वन, the principle of diversification is a key strategy in investment management as it aims to mitigate the risk associated with any individual investment performance. This approach aligns with the wisdom of not putting all your eggs in one basket. Which of the following option conveys the essence and application of diversification principle in investment portfolio? Diversification involves focusing investment on a specific industry to capitalize on the growth potential of that industry. Diversification is about selecting investments solely based on their potential for high returns irrespective of the asset class or sector. Diversification refers to a strategy of spreading investment over diverse asset or sectors to lower the risk to the overall portfolio. Diversification is centered on investment in an asset that performs similarly, ensuring steady growth of the portfolio. क्या होगा राइट आंसर? The principle of diversification. Now, when I talk about principle, when I say the word diversification, diversification का मतलब क्या होता है? पैसा एक जगह नहीं लगाना, है ना, पैसा आपको एक जगह नहीं लगाना, आपको क्या करना है, मल्टीपल जगह पे लगाना है. इससे क्या होता है, आप
कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का मतलब क्या है, वो रिस्क जो कि हमें हो सकती है, राइट, अगर हम सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एरिया में कर दें। अगर आप सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एरिया में करोगे, राइट, तो आपको कौन सा रिस्क फेस कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, हम लोग किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को। डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उस पैसे को एक जगह इन्वेस्ट मत करो, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। सो इट इज डाइवर्सिफिकेशन refers to the strategy of spreading investment over diverse asset or sectors to lower the risk to the overall portfolio. I hope this part is clear. Next one. An investor wants to invest rupees 30,000 to get double amount at the end of 6 years. He should invest the funds at the rate of what rate of interest? किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा इन्वेस्ट करे। क्या होगा राइट आंसर? अब देखो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में आपको डबल अमाउंट बोल दिया, करेक्ट। डबल अमाउंट का मतलब क्या है, रूल ऑफ 72, करेक्ट। रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब जो हमारा डबल होने का वो है, वो क्या है, 72 डिवाइडेड बाय आर। टाइम इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय आर। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, हमें टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर अगर हम यहां पे रखेंगे तो आर हो जाएगा 12%। आइडियली रूल ऑफ 72 हमें वो टाइम बताता है कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर हम हमारे पैसे को डबल कर देंगे, करेक्ट। पैसे को डबल करने का टाइम बताता है, बट हाँ यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और आपको हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को भी बोला जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, what distinguishes a limited liability partnership in India as per the LLP Act 2008? In an LLP, all partners have unlimited liability and it is registered with the registrar of firms. An LLP is not a separate legal entity and partners are liable for the acts of other partners. An LLP combines elements of partnership and limited liability company where partners have limited liability and it is a separate legal entity registered with the Ministry of Corporate Affairs. LLPs and traditional partnership firms are identical in terms of liability, registration process and legal status. क्या होगा राइट आंसर? नाउ LLP हैज कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो एक होता है हमारा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं, है ना, पार्टनरशिप जो है वो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल है वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल, है ना, एंड डिसाइडिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट वॉट एवर दे आर अर्निंग, एंड हियर द पार्टनर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हो या बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, करेक्ट। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड होती थी। इसी को कैटर करने के लिए एक नया एंटिटी बनाया, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच हैज फीचर्स ऑफ 2 थिंग, इट हैज फीचर्स ऑफ कंपनीज, इट हैज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म की अपनी खुद की पहचान नहीं होती, बट LLP की होती है। तो जो डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप में मिल रहे थे उसी के बेनिफिट आपको कहां पे दिए गए हैं, LLP में। सो LLP कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है एंड LLP हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नाउ पार्टनरशिप के केस में तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं था, आप पार्टनरशिप रिटर्न भी कर सकते हो, उसका जो अग्रीमेंट है, डीड जो है, उसको बनाने की कंपल्शन नहीं है। इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटर्न, इट इज एज पर योर चॉइस। तो वो सारे जो एडवांटेजेस है
डिसएडवांटेजेस थे या फिर लिमिटेशन थी एक्चुअली, उसको कवर कहां पे करा गया, एक और एंटिटी बना के, दैट इज एलएलपी. करेक्ट. नेक्स्ट वन. According to the principle of risk and return, what is generally true about investment? Higher the risk, lower the rate of return. Higher the risk, higher the rate of return. Risk does not affect the rate of return. Lower the risk, higher the rate of return. Risk return trade-off or risk and return. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या बोलता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या बोलता है? रिस्क एंड रिटर्न शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच. यानी हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न. तो एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में. अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होगा, ज्यादा रिस्क, ट्रेड क्या होगा, ज्यादा रिटर्न. ठीक है. सो हायर द रिस्क हायर द रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ या रिस्क एंड रिटर्न का जो रिलेशन है वो काफी डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, विच सेज अगर रिस्क ज्यादा होगी रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क कम होगी रिटर्न कम होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी. देखो जैसे बेनिफिट मिलेगा ना, अगर लिक्विडिटी हायर है रिटर्न कम हो जाएगा. तो आप, क्योंकि लिक्विडिटी अगर हायर है यानी आपकी रिस्क कम हो गई, जब भी आप पैसा चाहो आप निकाल सकते हो, तो रिस्क कम हो गई, रिस्क कम हो गई तो रिटर्न गिर जाएगा. लिक्विडिटी अगर लो होती रिटर्न बढ़ जाता. तो रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न आपका बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट में फायदा है, अदरवाइज नहीं है. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. जब भी ये वर्ड आता है आप थोड़े से घबरा जाते हो, प्लीज मत घबराना. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, इन वर्ड्स का मीनिंग ना बहुत ईजी है. नेक्स्ट वन. Annuity means a series of payment of fixed amount, payment to be received or made, payment for a fixed period. A to C only, A, B and D only, B, C and D only, A to D all together. Annuity का मतलब क्या है? It is a series of payment of fixed amount, payment to be received or made, payment for a fixed period. क्या होगा राइट आंसर? तो अगर हम एन्युटी की बात करें, एन्युटी का सिंपल मीनिंग होगा कि वो सीरीज ऑफ पेमेंट है, अमाउंट फिक्स होता है, पेमेंट कब मिलेगा है ना, वो डेट, टेन्योर, टाइम पीरियड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. करेक्ट. तो इट वुड बी ए टू बी ऑल टुगेदर, A to D all together. Right, next one. What defines a partnership under Section 4 of Indian Partnership Act 1932? What defines a partnership under Section 4 of Indian Partnership Act 1932? What will be the right answer? Now, what defines a partnership under Section 4 of Indian Partnership Act 1932? It is a formal association between two companies, a relation between persons sharing the profits of business carried on by all or any one of them acting for all, a group of individual working independently, a legal entity with limited liability. तो legal entity नहीं है, right answer क्या है? Option number B,
क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का? इट इज बेसिकली रिलेशन, है ना, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, और ये जो बिजनेस है इसमें इनका रिलेशन क्या होता है? प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब जो बिजनेस है उस बिजनेस को कौन कर रहा होगा? या तो कोई एक जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या फिर सारे। करेक्ट। नेक्स्ट वन, which of the following statement about corporate social responsibility is not correct? Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR. CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement to spend money on it. Only specified activities are eligible to be covered under CSR. Companies are required to spend at least 2% of their average net profit on CSR. क्या होगा right answer? Done. Now, which one of the following statement about corporate social responsibility is not correct? इनमें से कौन सा corporate social responsibility मतलब जो statement है वो correct नहीं है? Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR. CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement. तो Companies Act specify करती है कि which are required, that is correct. is not correct. Okay, not correct. तो CSR is spend is totally voluntary. No, it is not voluntary. अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, राइट, तो आपको डेफिनेटली मैंडेटरी है स्पेंड करना। जो कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस निकाले हैं, अरे ये तो सही है, और सो दे हैव टोल्ड दिस स्टेटमेंट इन अ वेरी ब्रॉडर वे। देखो, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? चॉइस है, कंपनी की चॉइस है। अगर मैं उस कैटेगरी में आ रही हूं और बोल रहे देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। कौन सा सेक्शन होता था? जल्दी से बताओ, कौन सा सेक्शन रिलेटेड था? आना पड़ा। और एज पर कंपनीज एक्ट कितने मैक्सिमम पार्टनर्स है? ये ना, ये चेंज हो सकता है कि ये नीचे वाला आ रहा है, साइड में आता है ना एक, वो नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? इसको यहाँ से कट करूंगा, इसको कट करूंगी तो क्या होगा? नहीं नहीं, एक सेकंड। हाँ, ये वाला, ये कहाँ पे आ रहा था? साइड में आ रहा, नीचे में। बट आ कहाँ पे रहा था? अच्छा, नीचे आ रहा, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कूल, ये सही है, थैंक यू। तो क्या होगा राइट आंसर? ओ ग्रेट, तो वोट्स आने शुरू हो गए। आई थिंक दिस इज बेटर, वी कैन डू द वोट थिंग नाउ। मैक्सिमम पार्टनर्स आर 50, बट एज पर विच एक्ट? इट इज एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, what does the concept of opportunity cost in finance imply? Number 1, the cost of choosing one investment over another, the additional profit gained from the best alternative investment, the total amount invested in a project, the fixed cost associated with an investment. What do you think is the right answer? Opportunity cost का मतलब क्या होता है? It is basically अगर आप किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू पे सर्टेन कॉस्ट, राइट, इन ऑर्डर टू
in order to opt for that opportunity, right? जो अभी A opportunity, B opportunity आप जा रहे हो, उसके लिए जो आप ऑप्ट करना चाह रहे हो, that is your opportunity cost, right? The cost you are paying for it. So it is basically the cost of choosing one investment over another. कितनी कॉस्ट आप पे कर रहे हो? अगर मैं किसी को आसान भाषा में समझाना चाहूं, किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो लेट्स से मैं जॉब करती हूं और जॉब में मुझे डेफिनेटली सैलरी मिलती होगी, ठीक है? मैं जॉब करती हूं, मुझे सैलरी मिलती है और मैं बिजनेस करना चाहती हूं। तो बिजनेस करने के लिए जो मेरी सैलरी है, लेट्स से अगर वो 10,000 रुपए है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है मेरी? 10,000 की। यानी अगर मैं बिजनेस करूंगी तो मुझे ये 10,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे? फॉरगो करने पड़ेंगे, है ना? 10,000 रुपए मेरे को छोड़ने पड़ेंगे। सो दैट इज द कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन इन्वेस्टमेंट ओवर अनदर। अगर मैं जॉब की जगह अगर बिजनेस ऑप्ट करना चाह रही हूं तो मैं कितनी कॉस्ट को कितनी मेरी कॉस्ट डूब रही है? दैट इज 10,000, ठीक है? नेक्स्ट वन, the principle of diversification is a key strategy in investment management as it aims to mitigate the risk associated with any individual investment performance. This approach aligns with the wisdom of not putting all your eggs in one basket. Which of the following option conveys the essence and application of diversification principle in investment portfolio? Diversification involves focusing investment on a specific industry to capitalize on the growth potential of that industry. Diversification is about selecting investments solely based on their potential for high returns irrespective of the asset class or sector. Diversification refers to a strategy of spreading investment over diverse asset or sectors to lower the risk to the overall portfolio. Diversification is centered on investment in asset that performs similarly, ensuring steady growth of the portfolio. क्या होगा राइट आंसर? द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रिंसिपल, व्हेन आई से द वर्ड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पैसा एक जगह नहीं लगाना, है ना? पैसा आपको एक जगह नहीं लगाना, आपको क्या करना है? मल्टीपल जगह पे लगाना है। इससे क्या होता है? आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का मतलब क्या है? वो रिस्क जो कि हमें हो सकती है, राइट, अगर हम सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एरिया में कर दें। अगर आप सारा इन्वेस्टमेंट एक ही एरिया में करोगे, राइट, तो आपको कौन सा रिस्क फेस कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, हम लोग किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को। डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उस पैसे को एक जगह इन्वेस्ट मत करो, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके छोड़ दो। सो इट इज डाइवर्सिफिकेशन refers to the strategy of spreading investment over diverse asset or sectors to lower the risk to the overall portfolio. I hope this part is clear. Next one. An investor wants to invest rupees 30,000 to get double amount at the end of 6 years. He should invest the funds at the rate of what rate of interest? किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा इन्वेस्ट करे? क्या होगा राइट आंसर? अब देखो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में आपको डबल अमाउंट बोल दिया, करेक्ट? डबल अमाउंट का मतलब क्या है? रूल ऑफ 72, करेक्ट? रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब जो हमारा डबल होने का वो है, वो क्या है? 72 डिवाइडेड बाय आर। टाइम इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय आर। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? हमें टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें क्या पूछा जा रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर अगर हम यहां पे रखेंगे तो आर हो जाएगा 12%।
आइडियली रूल ऑफ 72 हमें वो टाइम बताता है कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर हम हमारे पैसे को डबल कर देंगे, करेक्ट, पैसे को डबल करने का टाइम बताता है। बट हाँ, यहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और आपको हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को भी बोला जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, what distinguishes a limited liability partnership in India as per the LLP Act 2008? In an LLP, all partners have unlimited liability and it is registered with the registrar of firms. An LLP is not a separate legal entity and partners are liable for the acts of other partners. An LLP combines elements of partnership and limited liability company where partners have limited liability and it is a separate legal entity registered with the Ministry of Corporate Affairs. LLPs and traditional partnership firms are identical in terms of liability, registration process and legal status. क्या होगा राइट आंसर? नाउ LLP हैज कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो एक होता है हमारा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं, है ना, पार्टनरशिप जो है वो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल है वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल, है ना, एंड डिसाइडिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट वॉट एवर दे आर अर्निंग, एंड हियर द पार्टनर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हो या बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, करेक्ट। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड होती थी। इसी को कैटर करने के लिए एक नया एंटिटी बनाया, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच हैज फीचर्स ऑफ 2 थिंग, इट हैज फीचर्स ऑफ कंपनीज, इट हैज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म की अपनी खुद की पहचान नहीं होती, बट LLP की होती है। तो जो डिसएडवांटेजेस पार्टनरशिप में मिल रहे थे उसी के बेनिफिट आपको कहां पे दिए गए हैं? LLP में। सो LLP कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जहां पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है एंड LLP हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ना पार्टनरशिप के केस में तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं था, आप पार्टनरशिप रिटर्न भी कर सकते हो, उसका जो अग्रीमेंट है, डीड जो है, उसको बनाने की कंपल्शन नहीं है। इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटर्न, इट इज एज पर योर चॉइस। तो वो सारे जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस थे या फिर लिमिटेशन थी एक्चुअली, उसको कवर कहां पे करा गया? एक और एंटिटी बना के, दैट इज LLP, करेक्ट। नेक्स्ट वन, according to the principle of risk and return, what is generally true about investment? Higher the risk, lower the rate of return. Higher the risk, higher the rate of return. Risk does not affect the rate of return. Lower the risk, higher the rate of return. Risk return trade-off or risk and return? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या बोलता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या बोलता है? रिस्क एंड रिटर्न शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, यानी हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। तो एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होगा? ज्यादा रिस्क, ट्रेड क्या होगा? ज्यादा रिटर्न, ठीक है। सो हायर द रिस्क हायर द रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ या रिस्क एंड रिटर्न का जो रिलेशन है वो काफी डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, विच सेज अगर रिस्क ज्यादा होगी रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क कम होगी रिटर्न कम होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी। देखो जैसे ही बेनिफिट मिलेगा ना, अगर लिक्विडिटी हायर है रिटर्न कम हो जाएगा। तो आप, क्योंकि लिक्विडिटी अगर हायर है यानी आपकी रिस्क कम हो गई, जब भी आप पैसा चाहो आप निकाल सकते हो, तो रिस्क कम हो गई, रिस्क कम हो गई तो रिटर्न गिर जाएगा। लिक्विडिटी अगर लो होती रिटर्न बढ़ जाता। तो रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न आपका बढ़ेगा, तभी इन्वेस्टमेंट में फायदा है, अदरवाइज नहीं है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जब भी ये वर्ड आता है आप थोड़े से घबरा जाते हो, प्लीज मत घबराना। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन, इन वर्ड्स का मीनिंग ना बहुत ईजी है। नेक्स्ट वन, annuity means a series of payment of fixed amount, payment to be received or made, payment for a fixed period. A to C only, A, B and D only, B, C and D only, A to D altogether.
एन्युटी का मतलब क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट, पेमेंट ऑफ फिक्स अमाउंट, पेमेंट टू बी रिसीव्ड और मेड, पेमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड. क्या होगा राइट आंसर? तो अगर हम एन्युटी की बात करें, एन्युटी का सिंपल मीनिंग होगा कि वो सीरीज ऑफ पेमेंट है, अमाउंट फिक्स होता है, पेमेंट कब मिलेगा है ना, वो डेट, टेन्योर, टाइम पीरियड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. करेक्ट. तो इट वुड बी ए टू बी ऑल टुगेदर, ए टू डी, सॉरी, ए टू डी ऑल टुगेदर. राइट. नेक्स्ट वन. What defines a partnership under Section 4 of Indian Partnership Act 1932? What defines a partnership under Section 4 of Indian Partnership Act 1932? What will be the right answer? Now, what defines a partnership under Section 4 of Indian Partnership Act 1932? It is a formal association between two companies, a relation between persons sharing the profits of business carried on by all or any one of them acting for all, a group of individual working independently, a legal entity with limited liability. तो legal entity नहीं है. right answer क्या है? ऑप्शन नंबर बी. क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का? इट इज बेसिकली रिलेशन, है ना, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, और ये जो बिजनेस है इसमें इनका रिलेशन क्या होता है? प्रॉफिट शेयर करेंगे. अब जो बिजनेस है उस बिजनेस को कौन कर रहा होगा? या तो कोई एक जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर सारे. करेक्ट. नेक्स्ट वन. Which of the following statement about corporate social responsibility is not correct? Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR. CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement to spend money on it. Only specified activities are eligible to be covered under CSR. Companies are required to spend at least 2% of their average net profit on CSR. क्या होगा right answer? Done. Now, which one of the following statement about corporate social responsibility is not correct? इनमें से कौन सा corporate social responsibility मतलब जो statement है वो correct नहीं है? Companies Act 2013 specifies the companies which are required to spend money on CSR. CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement. तो Companies Act specify करती है कि which are required, that is correct. Is not correct. Okay, not correct. तो CSR is spend is totally voluntary. No, it is not voluntary. अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो, राइट, तो आपको डेफिनेटली मैंडेटरी है स्पेंड करना. जो कंपनीज एक्ट ने प्रोविजंस निकाले हैं, अरे ये तो सही है. और सो दे हैव टोल्ड दिस स्टेटमेंट इन अ वेरी ब्रॉडर वे. देखो, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? चॉइस है.
कंपनी की चॉइस है, अगर मैं उस कैटेगरी में आ रही हूं और बोल रहे देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, कौन सा सेक्शन होता था, जल्दी से बताओ कौन सा सेक्शन रिलेटेड था, विच सेक्शन इज रिलेटेड टू CSR? Which section is related to CSR? ये तो हमने पढ़ा है ना, वेरी गुड, सेक्शन 135, शिप्रा मैम एक्सेलेंट। तो सेक्शन 135 जो है वो बताता है कि भाई कंपनीज इन द कंपनीज एक्ट इट सेज अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो ना जो रिक्वायरमेंट्स है, तो आपके पास वॉलंटरी मतलब मैंडेटरी है, आपको वहां पर पैसा स्पेंड करना ही पड़ेगा, तो देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्लो। जल्दी से कैलकुलेटर ले, कोशिश करें मिनिमम कैलकुलेशन यूज करते हुए, है ना, मिनिमम कैलकुलेशन लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जल्दी से सॉल्व करो। आपको कैश फ्लो निकालना है। नाउ आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो निकालना है इस क्वेश्चन में। हाउ डू वी कैलकुलेट कैश फ्लो? कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। अगर आप इस सेशन को सेव करना चाहते हैं, क्वेश्चंस को सेव करना चाहते हैं, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ये सेशन ना आपके पास सेव रहे। सो कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। परचेज प्राइस दिया है, यूजफुल लाइफ दी है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन तो क्या होगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, बिकॉज सैल्वेज वैल्यू है नहीं 1.25 लाख। हमें दिया है एबिट, एबिट यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पता है ये सेशन ज्वाइन करने से ना ये वर्ड्स आप बार बार सुनोगे। अभी जहां पर भी टाइम निकाल सकते हो ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सेशंस देख लो, ट्रस्ट मी दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। आपको इतना रिवाइज रहेगा ना, जो आप बोलते हो ना भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट, वो जो आपके हमेशा कॉन्स्टेंटली दिमाग में होता है ना, मैम नहीं रिटेन हो रहा, याद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज देखो याद कैसे होता है, हाउ आर वी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग? हम भी तो आप ही की तरह है। वी आर एबल टू रिकॉल इट बिकॉज वी प्रैक्टिस इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। हर एक सेशन में मैं पढ़ा रही होती हूँ, याद हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर याद हो जाता है। वो याद क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिविजन। रिविजन इज द की टू रिटेंशन, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप अगर याद नहीं रख पा रहे हो ना, तो ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट रिवाइजिंग इट सफिशिएंटली, ओनली दैट इज द प्रॉब्लम। करेक्ट। नाउ ईबीआईटी हो गया, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कुछ है नहीं, आ गया ईबीटी। ठीक है, ईबीटी का मतलब क्या है? अर्निंग्स बिफोर
ओ डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन है एक्चुअली, थोड़ा सा हमने गड़बड़ करा है, जस्ट वेट, EBIT नहीं है ये, तो अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो पहले 3 लाख लिखेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1,25,000 का, $1,75,000 आ गया। टैक्स बोला है कितना है, टैक्स रेट बोला है 30% है, तो वो 30% वाली ना कैलकुलेशन मत करना यार, कैलकुलेटर तो मैं भी लाई थी, मैंने कैलकुलेटर कहीं रख दिया है मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं, मैं भी एक बार देखती हूँ। तो 30% माफ माइनस करा तो कितना बचा, 70% निकाल लो, इसका स्मार्ट कैलकुलेशन करो। 1,75,000 का 30% मत निकालो, उसका डायरेक्टली 70% निकालो, कितना बचा 1,22,500। जरूरी है कि हम स्मार्ट कैलकुलेशन करें, ठीक है। 1,22,500 प्लस 1,25,000 कितना आ जाएगा, 2,47,500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन के स्टेप्स जितने कम कर सकते हो ना उतने कम करो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर को फॉलो करो। नेक्स्ट वन, which among the following best describes the net income approach to capital structure as proposed by David Durand? The cost of debt and equity varies with change in the capital structure of a firm. The value of firm is unaffected by its mix of debt and equity financing. Increasing the proportion of debt in a firm's capital structure decreases the overall cost of capital, thereby increasing the firm's value. The cost of equity is lower than the cost of debt, leading to increase in the overall cost of capital when equity proportion is increased. So ये क्वेश्चन कहां से आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से, जहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ, राइट, अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैश लगाते हैं, हम हमारी कैपिटल लगाते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में डेट लगाते हैं, बट कितना डेट कितना इक्विटी इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। जो मिक्स है, जो रेशो है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द रीजन बिहाइंड कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ दीज कम्स विद कॉस्ट, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो अपना खुद का रिटेन्ड अर्निंग्स हो, या फिर डेट हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हो, ऑल दीज कम विद अ कॉस्ट। सो अगर आपका हमेशा एज अ बिजनेस ओनर आपका एम क्या होगा, तो कौन से क्वेश्चन आए सर? हाँ, सो एनीवेज यहां पर जो हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। What will be the right answer? Now see, यहां पे डेविड दुरन का कहना था कि अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ डेट, हमारा जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है ना, अगर उसमें हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा दें, उधार का प्रोपोर्शन बढ़ा दें, करेक्ट, उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर यानी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों कॉस्ट कम हो जाएगी, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं जो फर्म का डेट होता है इस पे हमें टैक्स सेविंग मिलती है, ब्याज पे हमें टैक्स सेविंग मिलती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। बट अगेन हम ओवरबोर्ड नहीं कर सकते इसके अंदर। आप सोचो कि नहीं हम फिर डेट ही यूज करते हैं, डेट इक्विटी का रिलेशन भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर आपका डेट का रेशो ज्यादा है और आप बैंक से फिर से फंड लेने जा रहे हो तो बैंक को रिस्क ज्यादा लगेगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। सो वो हैंड इन हैंड है। सो देयर शुड बी एन आइडियल रेशो विद रिस्पेक्ट टू योर कैपिटल स्ट्रक्चर। उसी के बारे में डेविड दुरन ने बोला है कि अगर आप थोड़ा अपना डेट का कंपोनेंट बढ़ा लेते हो, तो क्योंकि डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो इंटरेस्ट उस पे टैक्स सेविंग होती है, उसकी वजह से आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो कम हो जाती है और आपकी फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन capital structure implies which one of the following? Proportion of fixed and current asset, proportion of current asset and current liability, proportion of long term and short term liabilities, proportion of debt and capital. Capital structure mix का क्या मतलब है? So when we talk about capital structure mix, उसका मतलब क्या है? It is the proportion of
debt and capital, an ideal structure, an ideal combination of debt and capital so that हमारा cost minimize रहे, return maximize रहे. ठीक है. Next one. Which of the following statement accurately reflects the key focus of agency theory and stakeholder theory in business relationship? Agency theory focuses on conflicts between different shareholder groups within an organization, whereas stakeholder theory concentrates on the relationship between shareholders and agent. Agency and stakeholder theory emphasizes the importance of aligning the interest of shareholder with those of the organization agent. Agency theory deals with conflicts arising from differing view or interest between agent and principal, primarily focusing on shareholders, while shareholder theory addresses the interest of a wider range of group within and outside the organization. Stakeholder theory is concerned with the conflict within an organization management team, and agency theory deals with external shareholders like the local community. What will be the right answer? नाउ अगर हम एजेंसी थ्योरी और स्टेक होल्डर थ्योरी की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या था? एजेंसी थ्योरी किसके ऊपर फोकस करती थी? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के ऊपर, और स्टेक होल्डर थ्योरी फोकस करती है सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर एंड नॉट ओनली ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो एजेंसी थ्योरी फोकसेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वेयरएज स्टेक होल्डर थ्योरी कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड एजेंट. बिल्कुल गलत है, अपोजिट है रादर. Agency and stakeholder theory emphasizes the importance of aligning the interests of shareholder with those of the organization's agent. Agency theory deals with conflict arising from different views or interests between agent and principal, primarily focusing on shareholder, while stakeholder theory addresses the interest on a wider range of group within and outside the organization as well. Within and as well as the outside. तो agency theory जो है वो क्या बोलती है? It actually talks about the conflict which is there because of different views, right? जो एजेंट के हैं और शेयर होल्डर है उसके बीच में, ठीक है. लेकिन फोकस किसके ऊपर होता है? शेयर होल्डर के ऊपर होता है. सॉरी. लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं स्टेक होल्डर थ्योरी, तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब एक पर्सन नहीं है ना. स्टेक होल्डर का मतलब क्या? एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो स्टेक होल्डर थ्योरी बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ व्हाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट दी shareholder, there are other people who have interest in the company, so it talks about the wider range of people which are not only within the organization but even outside the organization. ठीक है. Next one. What is the key characteristic of perpetual bond, often referred as to PEPs? They are asset-backed securities. They have fixed maturity date. They can be converted into common stock. They have no maturity date. क्या होगा राइट आंसर? Now when I talk about perpetual bonds का मतलब क्या होता है? One who have no maturity. ठीक है, जिनकी कोई मेच्योरिटी नहीं है, दे हैव इनफाइनाइट लाइफ, राइट. तो दे हैव फिक्स सिक्योरिटी डेट, दे हैव नो मेच्योरिटी डेट. राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट. नेक्स्ट वन. वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है आपको दी गई इंफॉर्मेशन में से. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नाउ. वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला क्या होता है?
करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक फाइनेंस। ठीक है,